जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज आपके लिए रासायनिक बंध से लेके आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है संयोजी बंध सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए जानते हैं क्या होता है संयोजी बंध सिद्धांत। 1927 में हिटलर व लंदन ने सह संयोजी बंधों की आकृति तथा प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए संयोजी बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी सिद्धांत को स्लेटर व पॉलिंग ने विकसित किया। ध्यान रखिएगा बच्चों, हिटलर और लंदन नाम के दो साइंटिस्ट हुए थे 1927 में। सबसे पहले इन्होंने सह संयोजी बंध निर्माण के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ा संयोजी बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत की खास बात यह होती है कि इसके द्वारा आप सह संयोजी बंध के निर्माण के साथ ही उनकी आकृति और प्रकृति को भी बता सकते हैं। बाद में स्लेटर और पॉलिंग नाम के दो साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इस संयोजी बंध सिद्धांत में कुछ नई चीजों को जोड़ा। संयोजी बंध सिद्धांत सह संयोजी बंध निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। देखिए, जिसे नाम से ही चल रहा है पता, संयोजी बंध सिद्धांत ऐसा बंध सिद्धांत जो सह संयोजी बंध के बनने को स्पष्ट करे। भाई, बनता कैसे है सह संयोजी बंध, जो इसको बताए वो सिद्धांत ही कहलाएगा आपका संयोजी बंध सिद्धांत या वीबीटी। सिद्धांत के आवश्यक तथ्य आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। क्या है इस सिद्धांत के अंदर। सह संयोजी बंध निर्माण के लिए अर्धपूर्ण परमाणु कक्षकों में रेखीय अतिव्यापन होना आवश्यक है। ये बिंदु काम का है बच्चों। पहले बिंदु से ये दो चीजें क्लियर होती हैं कि जिन परमाणु कक्षकों को सह संयोजी बंध बनाना है, एक तो उनके संयोजी परमाणु कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा उनका रेखीय अतिव्यापन होना चाहिए। इन सबको उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे। पहले आप ये आवश्यक तथ्यों को जान लीजिए। बंधनकारी परमाणुीय कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर विपरीत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु कक्षक आपस में रेखीय अतिव्यापन करने वाले हैं, जो कक्षक अर्धपूर्ण है, उनमें इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा विपरीत होनी चाहिए। स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ये दोनों पॉइंट मैं आपको अभी स्पष्ट करता हूं। देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये परमाणु कक्षक बनाया है, ये दूसरा परमाणु कक्षक है। इन दोनों के बीच बंध बनने वाला है। यहां पर नीचे भी परमाणु कक्षक लिए हुए दोनों हाइड्रोजन के। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 1s1 होता है। s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो हमने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाया है। प्लस जो आप देख रहे हैं ये इसका नाभिक है। क्या ये आपको स्पष्ट है। तो यहां पे देखिए कि जो हाइड्रोजन है हम लोग बनाने वाले हैं H+H। मैं आपको यहां पे ये स्पष्ट करने वाला हूं। ये देखिए, आप बनाने वाले हैं H2। तो H2 को अगर हम लोग देखें यहां पर, इसके बीच में एकल सह संयोजी बंध है। तो हमको यही स्पष्ट करना है कि ये सह संयोजी बंध या कोई भी सह संयोजी बंध कैसे बनता है। एक चीज तो यहां पर ये स्पष्ट हो गई कि H2 अणु के अंदर यहां पर दो H परमाणु एकल सह संयोजी बंध से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बनता कैसे है। तो देखिए, यहां पे एक परमाणु कक्षक आया हाइड्रोजन का जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा आया, लेकिन ये अर्धपूर्ण तो है। पहली चीज तो पूरी हो गई रेखीय अतिव्यापन के लिए, लेकिन क्या इनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में है। तो उत्तर है नहीं, दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं। अगर बात करें क्लॉकवाइज, देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दोनों का विपरीत होना चाहिए था, जो नहीं है। तो यहां पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब है कि यहां पे इनके बीच रेखीय अतिव्यापन नहीं होगा। दूसरी देखिए, यहां पे दूसरी अवस्था क्या है कि परमाणु कक्षक है, अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण का मतलब होता है कक्षक के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है जी। लेकिन यहां पे इन दोनों अर्धपूर्ण कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की घूमने की दिशा है वो एक दूसरे के परस्पर क्या है, विपरीत है। एक क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एक ऊपर की ओर है और दूसरा नीचे की ओर है। तो यहां पे आपने देखा दोनों पास पास आए और दोनों ने एक दूसरे का कुछ हिस्सा क्या किया, ढक लिया। और इसी को तो बोलते हैं बंधन में। आपने सीखा होगा जब आपको बंध सिखाए थे। हाँ बिल्कुल सही है, बंध वाली वीडियो में देखा था। ये अतिव्यापन क्षेत्र होता है, ओवरलैप जोन बोलते हैं। इसके अंदर साझे के इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा नीचे की ओर आ रहा है।
क्लियर हुआ? तो ये है आपका अतिव्यापन या रेखीय अतिव्यापन। तो दो चीजें बताई कि एक तो भैया जिन परमाणुओं को सहसंयोजी बंध बनाना है वो अर्धपूर्ण होने चाहिए, और अर्धपूर्ण भी ऐसे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के से बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, तब जाके होगा अतिव्यापन। और अतिव्यापन क्षेत्र में रखे जाएंगे साझे के इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षक से आएगा। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि वीबीटी में अतिव्यापन से प्राप्त बंध दिशात्मक होते हैं। इनकी डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन नहीं बनता अलग से। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है तथा मुक्त हुई ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। स्पष्ट करेंगे आपको डायग्राम के साथ। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु होते हैं जब तक वो दूर दूर रहते हैं, अतिव्यापन नहीं करते हैं, तब तक उनकी ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आते हैं, नजदीक आते हैं, उनकी ऊर्जा के मान में कमी आती है। और जो ऊर्जा के मान में कमी आती है वो इसलिए आती है कि जब वो अतिव्यापन करते हैं तो उनकी अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त हो जाती है, बाहर चली जाती है। और जो अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकली है बंध बनाने के दौरान, बंध निर्माण के समय, वो कहलाती है बंध ऊर्जा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सहसंयोजक बंध की दृढ़ता अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। आपको ध्यान देना होगा कि जब अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक रेखीय अतिव्यापन करेंगे तो वहां पर जितना ज्यादा अधिक, फिर से सुनिए मैं क्या बोलता हूं, जितना अधिक अतिव्यापन होगा वह बंध उतना ही दृढ़ होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर है जी? तो बच्चों जहां पर हम लोग ये इमेज दोबारा ले आए हैं, इमेज लाने का कारण है, ध्यान रखिएगा, हिटलर और लंदन ने जो यहाँ पर सहसंयोजी बंध के जो आपने मुख्य बिंदु समझे हैं, वो मुख्य बिंदु ऊर्जा के आधार पर ही दिए गए थे, उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी कोई सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर दो प्रकार के बल लगते हैं। क्यों लगते हैं जान लीजिए, बताएंगे। पहला बल होता है जी आकर्षण बल, और दूसरा बल होता है प्रतिकर्षण बल। आप देखिए यहाँ पे ये परमाणु कक्षक आपको भी दिखाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक है हाइड्रोजन के। हाँ जी हैं। इनके अंदर दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर धनात्मक नाभिक, और बाहर ये जो तीर दिखाया है ये आपका ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक पर आपका धनावेश होता है। तो यहां पर ये दो H परमाणु हमने दिखाए हैं, A और B आप देख सकते हैं। ये इनका एकल इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जिसको Ea लिया हुआ है। ये हाइड्रोजन एटम B, जो हाइड्रोजन परमाणु B है उसका इलेक्ट्रॉन B इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ जी? अब आकर्षण कैसे होगा? आप देखिए दोनों नाभिकों को पास आना है, अतिव्यापन करना है, तो ये तभी संभव है जब दोनों परमाणु कक्षक पास पास आए। लेकिन ये पास पास नहीं आ पाएंगे। कारण क्या है? देखिए यहां पर दो चीजें दिख रही थी, एक नाभिक था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं माइनस चार्ज होता है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये देखिए माइनस चार्ज होता है। तो जब परमाणु कक्षक पास पास आएंगे अतिव्यापन करने के लिए, तो समान आवेश होने के कारण दोनों परमाणु कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पीछे की ओर हटाएंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये थोड़ा यहां पे समझिए कि नाभिक पास पास आ रहे हैं तो नाभिक के जो धनावेश है वो भी पास पास आएगा। तो जब परमाणु कक्षक पास पास आएंगे तो जो केंद्रक हैं, नाभिक हैं, वो भी पास पास आ जाएंगे, और समान आवेश होने के कारण ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल यहां पर दो हुए, एक तो परमाणुओं के नाभिक के बीच लगने वाला और दूसरा दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच। इसका तात्पर्य ये हुआ सर जी कि कभी भी ये कक्षक पास पास नहीं आ पाएंगे। पास पास नहीं आएंगे तो क्या अतिव्यापन नहीं होगा? अतिव्यापन नहीं होगा तो बंध भी नहीं बनेगा। पर ऐसा नहीं होता है। आइए जानते हैं कैसे।
आकर्षण बल जो यहाँ पे लग रहा है, आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से ज्यादा होना चाहिए। आकर्षण होगा तभी ये दोनों परमाणु आपस में पास पास आएंगे, अतिव्यापन होगा और साझा होगा इलेक्ट्रॉनों का, और उससे बन जाएगा सहसंयोजी बंध। क्या ये स्पष्ट है? अब देखिए यहां पर ये दोनों परमाणु हैं, इन परमाणुओं के बीच में क्या है, नाभिक है केंद्र में, लेकिन वो प्रतिकर्षण नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर बी एच एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको सामने वाला, कुछ समझिए, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये आपका बी है, तो मैं यहां करता हूं एच ए लो जी, और यहां पे कर देता हूं आपको एच बी। तो यहां पे समझिए कि इसके बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को तो जो ए वाला सामने वाला है नाभिक वो आकर्षित करेगा, ठीक है जी, और ए एच परमाणु के इस इलेक्ट्रॉन को सामने वाले दूसरे परमाणु का नाभिक, समझ में आ रहा है जी। तो ये इस प्रकार बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ए परमाणु का नाभिक और ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बी परमाणु के नाभिक आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ये पास पास आ पाते हैं, पास पास आएंगे क्योंकि आकर्षण बल का मान ज्यादा है। फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है अतिव्यापन, और अतिव्यापन होने के बाद साझा हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको? अब देखिए फिर समझिए कि यहां पे ये दो दिखाए हैं, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में रहेगा, अर्धपूर्ण परमाणु कक्षकों का चक्रण एक ही दिशा में रहेगा, तो प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अतिव्यापन नहीं होगा, बंध नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर चक्रण विपरीत दिशा में होगा तो यहां पे प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा, न्यूनतम होगा, और आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर दोनों कक्षकों के बीच संभावित रेखित अतिव्यापन हो पाएगा और बंध बन जाएगा। क्लियर है भैया? बोलो, स्पष्ट है? दो बल लग रहे हैं, जो डोमिनेट करेगा, वो जिसका ज्यादा होना जरूरी है वो आकर्षण बल है, और आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से तभी ज्यादा होगा जब आपके कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आपका, उनका चक्रण एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगा। जब दोनों पास पास आएंगे, इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और बन जाएगा आपका परमाणु से जुड़ के अणु। क्लियर है जी? परमाणु के साझे से अणु। अब आप यहां पर एक ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ के अंदर एक्सिस दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, आप जानते हैं। सेंटर में लिखा हुआ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतः नाभिकीय दूरी, दो परमाणु जो आपस में पास पास आ रहे उनके नाभिक के बीच की दूरी। क्लियर है जी? ए और बी के बीच के नाभिक की दूरी। स्पष्ट हुआ? चलिए जी, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर R इज इक्वल टू 300 लिखा हुआ है। ये क्या है? दोनों परमाणु, ये वही H परमाणु है जो आपको अभी दिखाया था। इन दोनों H परमाणु A और B है ना, क्लियर है? दो H परमाणु के बीच के नाभिक के बीच की दूरी कितनी है? 300 पिकोमीटर। अब देखिए ये दोनों, थोड़ा लेफ्ट की साइड आइए, हाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड में बढ़िए। अब देखिए कर्व जो है वो नीचे की ओर झुकने लगा है, और यहाँ पे R की वैल्यू जो है अंतः नाभिकीय दूरी, दोनों एटम, दोनों परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी 300 से घट के 150 रह गई है, और कर्व नीचे की ओर झुकने लगा है। नीचे की ओर झुकने का मतलब है कि इनके ये दोनों पास पास आ रहे हैं अतिव्यापन के लिए। 300 से 150 हो गई है दूरी पिकोमीटर में, और इनकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी पहले से कम हो चुकी है। और सबसे नीचे देखिए, जहां पे कर्व बिल्कुल नीचे झुक गया है, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़ा, वहां पे R का वैल्यू 74 पिकोमीटर दिखाई दे रहा है। अब सोचिए 300 से शुरू किया था, 74, जैसे ही 74 आएगा, दोनों H परमाणुओं के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अतिव्यापन हो चुका है। और अतिव्यापन होगा तो इनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि दोनों परमाणु अतिव्यापन बंधु तभी करेंगे जब आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, तो इनको अपनी ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी, मुक्त करनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा इन्होंने मुक्त करी है उसी को तो बोलते हैं बंध ऊर्जा। क्लियर हुआ? और आप देख सकते हैं यहां पे जो बंध ऊर्जा है वो हो चुकी है -432 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ?
माइनस का मतलब है कि इतनी ऊर्जा यहां पे बाहर निकलेगी। एक H2 अणु बनाने के लिए, दो H परमाणुओं में अतिव्यापन कराने के लिए, सहसंयोजी बंध बनाने के लिए जो एक अणु के लिए ऊर्जा निकलती है वो निकलेगी एक मोल के लिए -432 किलो जूल पर मोल। क्लियर है जी आपको ये? बोलिए। तो देखिए ये है आपका यहां पे ऊर्जा के संदर्भ में सहसंयोजी बंध का निर्माण की व्याख्या, जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पे दो बल लगते हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो यहां पे आकर्षण के संदर्भ में ही समझाया है, ये मान के कि जो अतिव्यापन कर रहे हैं दोनों के जो अर्धपूर्ण कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के चक्रण की दिशा विपरीत है, जिसकी वजह से यहां पे सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगेगा, उसका मान ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों पास पास आएंगे, फिर अतिव्यापन होगा, नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और नाभिक के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो उससे आपका सहसंयोजी बंध बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब लेते हैं वीबीटी के दोष या कमियां। क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से यह नियम छोड़ना पड़ा? हाँ जी, जानना जरूरी है ना? तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहली कमी या पहला दोष है कि यह उपसह संयोजक बंध निर्माण को स्पष्ट नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। आप जानते हैं बंध तीन प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजी, सह संयोजी, उपसह संयोजी बंध। तो वीबीटी तो जो आपका संयोजी बंध सिद्धांत है जी, वो तो केवल सह संयोजी बंध के निर्माण को स्पष्ट करता है, उपसह संयोजी बंध के निर्माण को नहीं बताएगा कैसे होता है। तो ये इसकी कमी हो गई जी। दूसरा है जी, इस सिद्धांत के अनुसार सह संयोजक अणुओं में बंधित परमाणु अपने सारे गुणधर्म संरक्षित रखता है। आइए इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं H2O लिया हुआ है हमने। H2O जो होता है वो सह संयोजी अणु होता है। इसके अंदर दो H परमाणु O के साथ एकल सह संयोजी बंध बना के जुड़े रहते हैं। ये इसके बंध के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर अभिक्रिया को देखें तो अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ में अभिक्रिया करेगी। बिल्कुल सही है, बैलेंस कर देते हैं और बन जाएगा आपका H2O। क्या ये क्लियर है आपको? चलिए जी, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हैं हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस होती है, ज्वलन में सहायक है। तो अगर कुल मिला के देखें तो H2 विस्फोटक है, O2 उसको विस्फोट को और ज्यादा सहारा देगी, प्रमोट करेगी। तो जो H2O होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ हो जाएगा। अब जरा सोचिए, कहीं पर आग लगी है तो सबसे पहले आप क्या डालते हैं? तो आंसर होगा, उत्तर होगा सर जल डालते हैं, पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए। और पानी के अंदर अगर हाइड्रोजन जो जुड़े हुए परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर उनके गुण विद्यमान रह गए तो H2O आग बुझाएगा नहीं, आग से आग को बढ़ा देगा, बूम धमाका होगा और आग बढ़ जाएगी। वीबीटी के अनुसार अगर ये माना जाए कि किसी भी अणु के अंदर जो आपके परमाणु जुड़े हैं, जिन्होंने एकल सह संयोजी या कोई भी सह संयोजी बंध बनाया है, उनके गुण विद्यमान रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी अणु के अंदर जुड़े या सह संयोजी बंध बनाए हुए परमाणुओं में उनके प्रारंभ के गुण धर्म विद्यमान नहीं होते हैं। ये गलत है। वीबीटी ऐसा बोलती विद्यमान रहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वीबीटी का जो ये तथ्य है कि गुण धर्म विद्यमान रहते हैं, विद्यमान नहीं रहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, जल। जल क्या ज्वलनशील है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर H2 और O2 की गुणधर्म नहीं है। क्लियर हुआ जी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है जी, यह विषम अणुओं या अणु आयन के निर्माण को स्पष्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं ये CN जो H2O है ये विषम अणु है, क्योंकि इसके अंदर जो परमाणु हैं वो अलग अलग है। और ये आप देख रहे हैं ये अणु नहीं है, ये अणु आयन है। तो इनके निर्माण को भी वीबीटी स्पष्ट नहीं करता है कि भैया कैसे बने, ये नहीं बता पाता है ये वीबीटी आपका। ये आखिरी है हमारा, यह अणुओं के चुंबकीय गुण को स्पष्ट नहीं करता है। आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा हो पहले तो आप जानते हैं डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन जो ये गैस होते हैं, इनके गुणधर्म होते हैं। इनमें से एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। तो सवाल ये है चुंबकीय गुण कैसे दिखाते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पाता है, जबकि ये दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं।
N2 में आप जानते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और O2 के अंदर भी एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये इसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं सहसंयोजी होते हुए भी कि ये क्यों चुंबकीय गुण दिखाते हैं। तो बच्चों आज हमने जाना वीबीटी या संयोजी बंध सिद्धांत क्या होता है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, और हमने यहाँ पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी लिया हुआ है H2 मॉलिक्यूल के लिए, है ना, कर्व बनाया था, स्पष्ट हुआ होगा, और साथ में लास्ट में ली हमने वीबीटी की कमियां। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी हो, अगर आप इतना लिखते हैं, इतना आप जानते हैं, तो कोई आपके नंबर नहीं रोक सकता है जी। ठीक है जी, जुड़े रहिए हमारे साथ बेहतर वीडियोस के लिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।